नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स 2022 जो जून में होने जा रही है को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स 27 अप्रैल से ही प्रारंभ किया गया है। यह क्रैश कोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से प्रारंभ हुआ है, जिससे संबंधित कक्षाएं आप कल यानी 30 अप्रैल को भी सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 1 मई 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर 90% तक आकर्षक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है। जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप 30 अप्रैल 2022 को शाम 6 बजे तक ही स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जल्दी से जल्दी इस छात्रवृत्ति परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर करें और आकर्षक छात्रवृत्ति पाकर आईएएस परीक्षा की तैयारी को सुगम बनाएं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र भारत में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया, जिसके तहत उत्पादकों को ई कचरे के संग्रह और उसके विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 की 1, 2 और 3। ई कचरे के संदर्भ में आप ये ध्यान देंगे कि इस शब्द का प्रयोग पुराने जीवन के अंत वाले या छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जे आदि शामिल होते हैं। इस रूप में ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को दर्शाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न किया, जो 2017-18 में 7 लाख टन से काफी अधिक है। इसके विपरीत 2017-18 से ई कचरा निराकरण क्षमता भारत की 7.82 लाख टन से अधिक नहीं हो पाई है। इसी के चलते ई कचरे के प्रबंधन के लिए भारत में विविध कानून आदि बनाने के लिए कार्य किया गया है, जिसके संदर्भ में ई कचरे के प्रबंधन के लिए कानून 2011 से भारत में लागू हैं, जो केवल अधिकृत विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को ही ई कचरा एकत्रित करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 के अधिक्रमण में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया है, जिसमें 21 से अधिक उत्पादों को इस नियम के दायरे में शामिल किया गया है, जिसमें सीएफएल और अन्य प्रकार के पारायुक्त लैंप के साथ ऐसे ही उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में ही स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र भारत में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जो पहला और दूसरा कथन है वह सही है। तीसरा कथन हमारा सही नहीं है, क्योंकि ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। इस रूप में हमारा सही कथन हो जाएगा ए,
केवल 1 और 2। आज के द हिंदू में ई अपशिष्ट निराकरण से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गिद्दा, सम्मी और किकली भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की सिक्किम? इन लोक नृत्यों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गिद्दा पारंपरिक पंजाबी नृत्य के अन्य रूपों से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि इस नृत्य रूप में महिलाएं एक घेरे में खड़ी होती हैं और ताली बजाती हुई नृत्य करती हैं। यदि हम सम्मी नृत्य के बारे में बात करें तो इसे शाहमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो पंजाब के आदिवासी समुदायों से उत्पन्न होने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य पंजाब पाकिस्तान के संदलबार क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। जब बात की जाती है किकली की, तो इसे किक्कली के नाम से भी जाना जाता है, जो पंजाबी महिलाओं के लोक नृत्यों में से एक है। यह 2 लड़कियों के द्वारा हाथ पकड़कर और एक दूसरे को सर्कल में घुमाते हुए किया जाता है, जो आमतौर पर युवा लड़कियों में लोकप्रिय होता है और जोड़ियों में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें ताली बजाने के साथ साथ तरह तरह के गानों का भी इस्तेमाल होता है। इस रूप में गिद्दा, सम्मी और किक्कली भारत के पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आप इस चित्र में भी गिद्दा नृत्य, सम्मी नृत्य और किक्कली लोक नृत्य को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कवि जयदेव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? जयदेव के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उन्हें उनकी महाकाव्य कविता गीतांजलि के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। जयदेव के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जयदेव 12वीं शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण संस्कृत कवि थे, जो अपनी महाकाव्य कविता गीत गोविंद के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। यह मुख्य रूप से गोपियों, राधा के साथ कृष्ण के प्रेम पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो यह विचार प्रस्तुत करती है कि राधा कृष्ण से बड़ी हैं और इसे हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण काव्य पाठ माना जाता है। इसके अलावा जयदेव भजनों के ऐसे लेखक भी हैं जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं, जो सिख धर्म का प्राथमिक ग्रंथ है। इस रूप में पहला जो कथन है वह एकदम सही है। हालांकि गीतांजलि के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि गीतांजलि बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का एक संग्रह है, जिसके लिए टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका केंद्रीय विषय भक्ति है और यह यूनेस्को के प्रतिनिधि कार्यों के संग्रह का भी हिस्सा है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि दूसरा कथन हमारा सही नहीं है, पहला कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। पहले यह सांविधिक निकाय हुआ करता था। उल्लेखनीय है कि 1992 के इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्कार के मामलों की जांच और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों के अनुसरण में संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। हालांकि आगे चलकर 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों सहित 5 सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें आदि भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इस रूप में आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो हमारे कथन हैं वह सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के साथ समायोजित करने की आवश्यकता होगी जब वे नियुक्त सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी साबित होते हैं। इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? अचल संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का उपयोग, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, आभूषणों, सोने आदि का क्रय, राजनीतिक दलों का बड़ा चंदा और क्षेत्रवाद का विकास की कर चोरी या अपवंचन के कारण राजस्व की हानि। काले धन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि काले धन में अवैध गतिविधि के माध्यम से अर्जित सभी धन और अन्यथा कानूनी आय शामिल होती है, जिसे कर उद्देश्यों के लिए दर्ज नहीं किया जाता है। काला धन वित्तीय रिसाव का कारण बनता है क्योंकि असूचित आय जिस पर कर नहीं लगाया जाता है उससे सरकार को राजस्व का नुकसान देखा जाता है। इसके अलावा ये फंड शायद ही कभी बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करते हैं। नतीजतन वैध छोटे व्यवसायों और उद्यमी के लिए ऋण प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। इस रूप में सरकारों की चिंता का महत्वपूर्ण कारक कर चोरी या अपवंचन के कारण राजस्व की हानि है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन की, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डेटा केंद्रों सहित सभी सरकारी और निजी एजेंसियों को साइबर सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को नोटिस करने के 6 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए कहा है। सर्ट इन के द्वारा जारी नया सर्कुलर सभी सेवा प्रदाताओं, कॉरपोरेट्स और सरकारी संगठनों आदि को अनिवार्य रूप से अपने सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सिस्टम के लॉक्स यानी डेटा को 180 दिन की रोलिंग अवधि के लिए सुरक्षित रूप से बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य करता है, जिसे भारतीय अधिकार क्षेत्र में ही रखे जाने का प्रावधान किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि सर्ट इन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70B के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है। सर्ट इन के अनुसार साइबर घटनाओं से निपटने और इससे संबंधित अंतरालों को भरने और दूर करने के लिए ही इस प्रकार के कदम को उठाया गया है। यदि हम आपको सर्ट इन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने का प्रयास करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सर्ट इन कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। सर्ट इन का कार्यक्षेत्र भारतीय साइबर समुदाय है, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक कार्यात्मक संगठन के रूप में की गई थी। इसके महत्वपूर्ण कार्यों में आपको ध्यान रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यों को करने हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में इसे अधिकृत किया है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्व अनुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय तथा साइबर घटना अनुक्रिया गतिविधियों का समन्वय।
इसके अलावा सर्टिन समय समय पर साइबर सूचना से संबंधित दिशा निर्देश, सलाह, सुभेद्यता नोट और श्वेत पत्र भी जारी करता है। इसके अतिरिक्त साइबर घटनाओं की सुरक्षा प्रथाओं, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग पर कार्य करने के अलावा यह साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कार्य भी कर सकता है जो इसे सौंपे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के माध्यम से साइबर अपराधियों को रोके जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। यद्यपि भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तथापि भारत के द्वारा 2018 और उसके बाद से साइबर सुरक्षित भारत योजना, साइबर स्वच्छता केंद्र और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आदि के माध्यम से भारत में साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए कार्य किया गया है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में जिस प्रकार से भारत पर साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई है, उसकी पृष्ठभूमि में सर्टिन की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे आपको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।